पाकिस्तान की मौजूदा मईशत को सर आप कहाँ देखते हैं? तो पिछले 10 साल से बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुका है। आप क्या समझते हैं 18वीं तरमीम इस मुल्क के लिए बेहतर साबित हुई है? मुल्क की सालमियत खतरे में होगी अगर आपने 18वीं तरमीम के साथ कुछ खेलने की कोशिश की। एक तबका है पोटोहार का जिनको मुकम्मल इख्तियार चाहिए। वफाकी बजट भी आ गया, सूबाई बजट भी आ गया, जिसको मैं कहूँगा शेमलेसली एंटी पुअर। और ये बजट ऐसा लगता है कि आबाद ने बनाया है। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कोई नई स्कीम लॉन्च की? 1988 में पाकिस्तान ने न्यू लिबरल मॉडल डेवलपमेंट का अडॉप्ट किया। न्यू लिबरल मॉडल ये है कि रियासत की कोई जिम्मेदारी नहीं, ऑस्टेरिटी कमेटी का सर है। वफाक में तो हमने आइडेंटिफाई किया है कि 17 मिनिस्ट्री और 60 डिपार्टमेंट्स जो बंद हो गए। कराची के लोग डिजर्व नहीं करते ये तरक्की, और कराची की सड़कें डिजर्व नहीं बिल्कुल करती? सही कह रहे हैं। कराची का एक बुनियादी मसाइल जो है वो ये है कि कराची की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंटीग्रेटेड नहीं है। सर कहा जाता है कि पाकिस्तान इमदादी मईशत पर चल रही है। पैदावारी जो सलाहियत है वो तो पिछले 40 साल में तोड़ी गई है। इंडस्ट्री तो ज़्यादातर बंद हो रही है। सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं जो काम करते हैं। एक तो रियल एस्टेट का काम करता है और एक स्टॉक मार्केट काम करता है। ये और भी है, तो बैंक्स काम करते हैं। IMF के वाले से आपका जो मौक़िफ़ है बहुत सख्त है। आपके ख्याल में IMF के बगैर पाकिस्तान के लिए मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं? हमारी जितनी आबादी है ना उतनी आबादी इंडिया में सड़क पर रहती है। हम उनको इमदाद दे सकते हैं, सड़क पे रहने वालों को। ये हमारा पोटेंशियल है। पाकिस्तान का अच्छा दौर कब तक था? 77 में पाकिस्तान का पूरा एजेंडा जो था वो तरक्की का एजेंडा बंद हो गया, ज़ीरो हो गया। जब भुट्टो साहब ने तमाम जो इंडस्ट्रीज थी और दीगर जो चीज़ें उनको नेशनलाइज किया तो उसने भी पाकिस्तान की मौशी तौर पर कमर तोड़। क्या ये तासुब दुरुस्त है? अच्छा, नेशनलाइजेशन के 2 दौर आए हैं। पहले एक दौर आया जिसमें बड़ी इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स वगैरह नेशनलाइज हुए। सेकंड दौर ये था जब ये जिनिंग फैक्ट्रीज़ और घी मिल्स वगैरह नेशनलाइज हुए। वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। कराची जो है वो मुल्क की मईशत का 60% रेवेन्यू देता है। बाद लोग ये भी दावा करते हैं कि जो सिंध का बजट का 96% कराची। ये गलत है कि कराची 60% मुल्क का रेवेन्यू देता है। सरकारी इदारे या नीम सरकारी इदारे उसकी निजकारी के हवाले से आपको क्या मालूम? कुछ शोबे ऐसे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जो लाजमन रियासत के पास होनी चाहिए। अब हमने प्राइवेटाइज़ कर दिया। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ मुनाफा देखता है ना। सर बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमतों ने अवाम का जीना मुहाल करके रखा हुआ है। 2001 से हम शोर मचा रहे हैं कि ये जो बिजली के मुआहदे किए जा रहे हैं ये बहुत शानदेह हैं। IPPs के बारे में IPPs के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तलहा हाशमी। क्या पाकिस्तान की मईशत इंतहाई नाजुक मोड़ पर है? क्या IMF के बगैर हमारा गुजारा मुमकिन नहीं? और एक आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ क्या कम हो पाएगा? इन पेचीदा सवालात का आसान अल्फाज में जवाब जानने के लिए आज हमने एक ऐसे मारूफ इकोनॉमिस्ट को दावत दी है जिन्होंने न सिर्फ पॉलिसियाँ बनते देखी हैं बल्कि उनका हिस्सा भी रहे हैं। एक ऐसे इकोनॉमिस्ट जिन्होंने पॉलिसियाँ कामयाब होते हुए भी देखी और नाकाम होते हुए भी देखी, मौशी पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करते हैं और उनका ठोस हल भी पेश करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारूफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कैसर बंगाली साहब की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं, बजट आ गया, वफाकी बजट भी आ गया, सूबाई बजट भी आ गया। इन दोनों जो बजट हैं वफाक के और सूबे को, इसको आप कैसे देखते हैं? कई साल हो गए मैंने बजट को गौर से देखना छोड़ दिया। इसकी वजह ये है कि अब बजट जो है एक पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज है ताकि हुकूमत की कहानी अच्छी लगे, लेकिन बजट पे अमल नहीं होता। जिस मद में
100 रुपये रखे जाते हैं उसमें 300 रुपये खर्च कर देते हैं, और जिसमें 1000 रुपये रखे हैं उसमें कोई खर्च नहीं होता। और हुकूमत को पहले ही पता होता है कि जिसमें 100 रुपये रखे हैं वो ज़्यादा खर्च करेंगे और जिसमें 1000 रखे हैं वो नहीं करेंगे खर्च। लेकिन बजट अच्छा नज़र आना चाहिए, तारीफ़ होनी चाहिए, सब खुश होने चाहिए, तो वो नंबर्स लगा देते हैं लेकिन उस नंबर की कोई अहमियत नहीं होती। तो बजट पे बात करना शायद रिवायती तौर पे तो हम कर सकते हैं, लेकिन बेमायने है। एक आम आदमी की नज़र में तो आईएमएफ वो बनिया है जो कि जिसके पास आप उधार लेने जाते हैं और उसको अपनी रकम वापस चाहिए। वो रकम आप किस मद में उसको वापस करेंगे, उससे उसका सरोकार तो है उसको, लेकिन वो रकम आप हासिल कहाँ से करेंगे पाकिस्तान में, ये आईएमएफ का सरोकार नहीं है। आप ये अशराफिया से लेंगे या एक आम आदमी की गर्दन को मज़ीद मोड़ कर लेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आईएमएफ आके हमें ज़बरदस्ती लोन नहीं देता। हम जाते हैं आईएमएफ के पास, क्यों जाते हैं ये हमारा मसला है। जब आप लोन लेंगे तो फिर शराइत भी रखेंगे, चूँकि उनको अपने पैसे वापस चाहिए, जैसे आपने कहा। वो शराइत वही बात कि हम अशराफिया की जेब से पैसे निकालते हैं या आवाम की जेब से निकालते हैं। पाकिस्तान की मईशत जो है वो, पाकिस्तान की रियासत जो है वो अब खालिसतन अशराफिया की रियासत है, अशराफिया की सियासत है और अशराफिया की खिदमत के लिए वो गोशा है। अवाम के जो मसाइल हैं वो तो तकरीरों के लिए रखे गए हैं, उनमें कोई हल नहीं है। और ये जो अभी बजट आया है ये बहुत वाज़ेह है, जिसको मैं कहूँगा शेमलेसली एंटी पुअर। यानी, और मेरा जो तजुर्बा रहा है ख़ास तौर पे 2024 में एक 5 महीने का तजुर्बा था। हुकूमत की एक कमेटी है, ऑस्टेरिटी कमेटी, उसका मेंबर था मैं। वहाँ मैंने अंदाज़ा लगाया कि वहाँ जो ऊपर बैठे हुए लोग ये सिर्फ गरीब की जेब से जेब काटना चाहते हैं, अपने ऊपर एक छोटा सा भी ज़द नहीं लगने देना चाहते हैं। गवर्नमेंट के लेवल पर किसी से बात करें, किसी सीनियर ब्रोकरेट से बात करें, वजारत ख़जाना के किसी सीनियर अफसर से बात करें, तो वो तो उसका तो पहला जो बात करने का और बात समझाने का जो मकसद होता है, जो बज़ाहिर मकसद नज़र आता है, वो यही आता है कि जो गवर्नमेंट है या वजारत ख़जाना है वो तो एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए बैठा हुआ है, लेकिन अमलन ऐसा नज़र नहीं आता कि एक आम आदमी को कहीं पर भी रिलीफ मिलता नज़र आता है। बहुत साल हो गए, कोई रिलीफ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह में थोड़ी इजाफा कर देते हैं, इससे ज़्यादा कोई रिलीफ नहीं है। इस साल तो वो भी नहीं किया। जो तनख्वाहों में जो रिलीफ मिली वो उनको है जिनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, तो लो इनकम वालों को कोई रिलीफ नहीं है। जो ट्रैवल टैक्स कम किया वो बिज़नेस क्लास में कम किया, वो लोअर पे नहीं है। वैसे तो गरीब आदमी तो जहाज़ में वैसे ही नहीं ट्रैवल करता, लेकिन चलो कुछ मिडिल क्लास कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई रियायत नहीं है। और ये बजट ऐसा लगता है कि आबाद ने बनाया है। आबाद इज़ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ये जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं ये उनकी एक एसोसिएशन है। चूँकि जो अच्छी मराहतें जो दी गई है इस बजट में वो उनको दी गई है। बाकी कोई जो शोबे हैं, कुछ 7-8 ऐसे शोबे हैं जिनको बहुत मराहत हैं और कई दहाइयों से उन पे कोई हमें नज़र नहीं आता कि वो उसमें कोई कमी आई हो। अक्सर आपने कहा कि ये जो बजट है ऐसा लगता है कि आबाद का बजट है, लेकिन जो आबाद के चेयरमैन हैं वो तो ये कहते हैं कि इससे न जाने कितनी दर्जनों इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता हैं और जितने इससे मुतल्लिका जो इंडस्ट्रियां हैं या शोबे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान का चाहे वाइट मनी हो या ब्लैक मनी हो, सबसे ज़्यादा आके पार्क तो वहीं पर होता है। कंस्ट्रक्शन जो है वो सही है कि 30 से 40 इंडस्ट्रीज़ को वो सपोर्ट करता है, लेकिन अब देखें कि हमारे यहाँ किस किस्म की हाउसिंग डेवलप हो रही है। सिर्फ लग्जरी हाउसिंग हो रही है, जन्नत नुमा
घर जिसमें स्विमिंग पूल भी है और गोल्फ कोर्स भी है और जिम भी है और ये सारी चीज़ें। ये पता नहीं वाइट मनी से बनी है या ब्लैक मनी से बनी है, लेकिन पैसे जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कराची में भी है और भी जगह। एक तो आधी बना के छोड़ देते हैं और जो बन गई है वो खाली पड़ी है, प्लॉट्स खाली पड़े हैं, क्योंकि ये सारा सट्टेबाजी है। पाकिस्तान की मईशत जो है अब वो सट्टेबाजी पे चलती है, प्रोडक्शन पे नहीं चलती। कोई गरीबों के लिए हाउसिंग नहीं है। हम सर्वे करते हैं, हाउस होल्ड सर्वे करते हैं, जो पॉवर्टी और इसकी एनालिसिस करते हैं। एक कमरे में 20 लोग रहते हैं, कराची की बात कर रहा हूँ। कमरे में सिर्फ सामान रखते हैं, सड़क पे सोते हैं। उनकी लड़कियाँ भी, टीनेज एज की लड़कियाँ भी सड़क पे सोती हैं। ठीक है, ये जो आबाद वाले बात करते हैं, ज़रा गरीब या मिडिल क्लास की हाउसिंग तो थे ना। आप मकान बना देंगे, मकान वही ख़रीदेंगे जिसकी आमदनी होगी। आमदनी तो नौकरी से आएगी, नौकरी इंडस्ट्री से आएगी। इंडस्ट्री बंद करके हाउसिंग बनाना, ये कोई मईशत तरक्की नहीं कर सकती, तबाही की तरफ ही जा सकती है। आपकी नॉलेज में है कि कोई ऐसी स्कीम लॉन्च की तेसर टाउन के अलावा? तेसर टाउन भी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है। क्या इन्होंने गुलशन इकबाल जैसी, नाज़माबाद जैसी, फेडरल बी एरिया जैसी, नॉर्थ कराची जैसी, नॉर्थ नाज़माबाद जैसी कोई नई स्कीम लॉन्च की? आखिरी दफ़ा कब हुई? तो अगर हम सिर्फ आबाद पे इसका मलबा डाल देंगे तो क्या हम इनको बरीउज़ ज़िम्मा करार देते हैं? 1988 में पाकिस्तान ने न्यू लिबरल मॉडल डेवलपमेंट का अडॉप्ट किया। न्यू लिबरल मॉडल ये है कि रियासत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, न रोज़गार देने की ज़िम्मेदारी है, न मकान देने की ज़िम्मेदारी है, न तालीम, सेहत वगैरह कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। सारी ज़िम्मेदारियाँ निजी शोबे को दी। मसला ये है कि निजी शोबा जो है वो तो मुनाफे को जवाबदेह है। जिस शोबे में मुनाफा नहीं होगा वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा वो, चूँकि गरीबों के घर पे उसे मुनाफा नहीं मिलता, क्योंकि गरीबों के पास तो इतने पैसे नहीं है महंगे महंगे घर ख़रीदने के, तो वो गरीबों के घर बनाता नहीं है, मिडिल क्लास के घर भी नहीं बनाता। जिनके पास एक वक्त में 4-5 करोड़ रुपया है एक ज़मीन लेने का, घर लेने का या फ्लैट लेने का, उनके लिए तो वो बनाएंगे। तो जो अगर आपने पूरी ज़िम्मेदारी निजी शोबे को दे दी, ये जो कैपिटलिस्ट निज़ाम है न्यू लिबरलिज़म का, तो फिर सिर्फ अमीरों की ज़रूरियात पूरी होगी, बाकियों की नहीं होगी। और जो हो रहा है पिछले 40 साल से हो रहा है। आप ऑस्टेरिटी कमेटी का हिस्सा रहे और 2024 में जो कि करंट आप गवर्नमेंट कह लें, क्योंकि माजी में जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी वो कंटिन्यू हुई और फिर अभी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है फेडरल में, आपने कोई दिलचस्प सूरत हाल वहाँ पे देखी? देखिए, पहली बात तो ये कि जहाँ अखराजात कम करने की बात आती थी वो तलवार गरीबों पे ही चलता था। 2.5 लाख पोजीशंस ग्रेड 1 की ख़त्म की उन्होंने। मैं ये कह रहा था कि जब जितनी टोटल इनकी सैलरी का बिल बनता है वो शायद 25 ग्रेड 22 के सैलरी का पेरोल बिल के बराबर होगा। तो वो ना करे, अगर करना है तो कुछ ग्रेड 22 का भी कम करे। वो नहीं किया उन्होंने, ये कम किया। यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिया, चूँकि वो भी गरीबों के लिए था। वहाँ मुझे हैरत होती थी उनका सोच का अंदाज़ जो है। वफाक में तो हमने आइडेंटिफाई किया है कि 17 मिनिस्ट्री और 60 डिपार्टमेंट्स जो बंद हो जाने चाहिए। सूबे पे मैंने काम नहीं किया, लेकिन हम चूँकि सूबों से वास्ता रहता है तो मुझे ये तो पता है कि फूड डिपार्टमेंट तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये बंद हो जाए। एजुकेशन की 3-4 मिनिस्ट्री है सूबाई, कॉलेज की अलग है, यूनिवर्सिटी का अलग है, हाई स्कूल का अलग है, एलिमेंट्री स्कूल का अलग है। ये सेक्रेटरी की पोजीशन क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। ये सारा मर्ज करें, एक एजुकेशन अशराफिया को खुश करने के एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए जो सब कुछ देखे,
क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम बेसिकली मॉनिटर करना होता है। तो आपको रिक्शा चलाना नहीं होता है, आप देखना चाहते हैं कि बस रिक्शे सही चल रहे हैं। तो उसमें कितने रिक्शा अगर चलाना है तो आपको 1000 रिक्शे ड्राइवर चाहिए, लेकिन अगर मॉनिटर करना है तो शायद 10 लोगों से मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये तो अक्रॉस द बोर्ड है, रियासत को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है अगर हमने मईशत को इस्तेकाम देना है। और ये सारा जो ख़र्चा है कर्ज़ों पे हो रहा है। अगर आपकी अपनी आमदनी पे हो रहा है तो चलो ठीक है, हम आमदनी भी कर रहे हैं और ख़र्च भी, फजूल खर्ची भी कर रहे हैं। ये एक एक रुपया, एक एक डॉलर जो हम फजूल खर्ची कर रहे हैं सब कर्ज़ों पे कर रहे हैं। जितनी गाड़ियाँ हम इंपोर्ट करते हैं और पार्ट्स मंगवा के गाड़ी बनाते हैं, ये सब कर्ज़ों से होता है। जितना पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं कर्ज़ों से होता है। क्या पाकिस्तान में जो कभी टैक्सों का हदफ है वो कभी पूरा हुआ है? और अगर वो पूरा हो भी जाए तो जो सिर्फ कर्ज़ों की मद में हमारे जो मजमूई बजट है, जो उसका एक तनासुब के हवाले से अगर हिस्सा देखा जाए तो 44% तो वो आपकी पूरे बजट में से वो चला जाएगा जो आपने कर्ज़ों पे देना है। देखिए, हदफ इसलिए पूरा नहीं होगा कि टैक्स जमा किया जाता है टैक्स बेस से। बेस इनकम बेस है, उस बेस पे इनकम टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। अशिया की प्रोडक्शन बेस है, उस पे जीएसटी चार्ज होगा। जब इनकम नहीं होगा तो इनकम टैक्स नहीं आ सकता, जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो जीएसटी नहीं हो सकती है। तो ये हदफ एक फ़र्ज़ी हदफ बनाते हैं और मईशत बैठ गई है, मईशत में गुंजाइश नहीं है कि वो ये टैक्स जनरेट कर सके। इसीलिए हर साल, हर क्वार्टर इनका टारगेट मीट नहीं कर पाता है। इनको भी पता होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कारखाने तो बंद हो रहे हैं, टैक्स कौन देगा। पाकिस्तान की मौजूदा मईशत को सर आप कहाँ देखते हैं? तो पिछले 10 साल से बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो चुका है। जब मैं कर्ज़ा लूँ आपसे और वापस न कर सकूँ तो इसका डेफिनेशन है कि मैं बैंकरप्ट हूँ। पाकिस्तान तो अब कर्ज़ा वापस नहीं कर सकता, और अब जितने कर्ज़े हम ले रहे हैं सिर्फ कर्ज़ा वापस करने के लिए ले रहे हैं। $1 हम किसी तरक्की आती है प्रोजेक्ट के लिए नहीं लेते हैं। तो ये तो बस कर्ज़ा लेते हैं कर्ज़ा वापस करने के लिए। सर आपने कहा कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, जी, पीडीएम गवर्नमेंट आई तो यही एक खदशा था कि पाकिस्तान कहीं श्रीलंका की तर्ज पर बैंकरप्ट ना हो जाए, और फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए आज ये दावे किए जाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बहुत बेहतर है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान बैंकरप्ट अमली तौर पर हो चुका है, कैसे सर? जितने हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स हैं ना, उसमें से जो हमें कर्ज़ा वापस करना है वो निकाल दें, वो मनफी में चला जाएगा। ये एक एक डॉलर हमारा रिज़र्व जो है वो कर्ज़ों का रिज़र्व है, हमारा नहीं है वो पैसा। 3 अरब चाइना से लिया, 2 अरब यूएई से लिया, 5 अरब सऊदी अरब से लिया, ये रखे हुए हैं, उनके पैसे रखे हुए, और हम कहते हैं ये हमारा रिज़र्व है। लो, ये तो सच बोलने वाली बात नहीं है। जितना ये कर्ज़ा लेते हैं, किसी एक साल 25% कम कर्ज़ा लें खुद ही, और फिर देखें कैसे हुकूमत चलती है। हम दिवालिया हो चुके हैं, और ये सारा जो इस वक्त चल रहा है कर्ज़ों पे चल रहा है। अगर हम दिवालिया हो चुके हैं और हुकूमत कर्ज़े इस वजह से लेती है कि वो हुकूमत कर सके, तो ये कर्ज़े एक आम आदमी के लिए ले जाते हैं या जो हुकूमत में शामिल अफराद हैं या जो अशराफिया है उनके लिए ली जाते हैं? 20 फजूल मिनिस्ट्रियाँ और 60 फजूल इदारे उनके लिए ली जाती है। और जो हम एक बहुत ही अशराफिया की जो आलिशान ज़िंदगी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। हम जब पढ़ते थे तो सुजुकी एफएक्स टाइप की गाड़ियाँ होती थी लोगों के पास। अब वीगो और पजेरो और दूसरे लैंड क्रूज़र जैसे ट्रक्स हैं लोगों के घरों में, एक नहीं है, 2-2 खड़े हैं। तो और पेट्रोल हम खूब खर्च करते हैं आने जाने के लिए। तो कर्ज़ा तो इनके लिए लिया जा रहा है। गरीब आदमी को क्या मिलता है? अब जी जो हमारे यहाँ घरों में औरतें काम करती हैं पार्ट टाइम सफाई वगैरह के लिए, पिछले दिनों हमने देखा कि पैदल आ रही होती है बहुत सारी,
तो एक को पूछा कि भाई आप क्यों, चिंची बंद हो गई क्या? कहता नहीं जी, वो किराया बढ़ गया तो अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम पैदल आते हैं और एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा पैदल आते हैं अपने काम पे। गरीबों का तो ये हाल है। इनके लिए तो कोई कर्जा नहीं है, इनके लिए तकरीरें हैं, लफाजी है। सर, गरीबों की बात की, BISP अभी उस पर बड़ी तनकीद भी हुई, लेकिन ये आपने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया। अभी चंद दिनों से बातें हो रही हैं कि BISP में करप्शन बहुत ज़्यादा है, या करप्शन की बात बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। इसको आप किस तरह देखते हैं? अगस्त 2007 में दुबई में मीटिंग थी, मैं वहाँ था। तो मैंने जो प्रेजेंटेशन दी, मैंने उनको बताया कि मुशर्रफ के जो 7 साल हैं उसमें फूड इन्फ्लेशन को हम जमा करें तो 90% हो जाता है। इसका मतलब जो फिक्स्ड इनकम वाले हैं, जिनकी एक तनख्वाह, एक ही तनख्वाह है, बड़ी नहीं है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद आधी हो गई है। ये मैंने जब कहा तो उससे मोहतरमा ने फिर बातें करते हुए उसने कहा कि एक ऐसी स्कीम बनाओ जिससे हम लोगों की क़ुव्वत ख़रीद को कुछ हद तक बहाल कर सकते हैं। ये मकसद BISP का था। वो शहादत के बाद मुझे ज़िम्मेदारी दी गई, मैंने इसको डिज़ाइन किया और ये टोटल ऑटोमेटेड है, यानी इसमें इंसान का दखल नहीं है, ये पूरा ऑटोमेटेड है। जो चीज़ ऑटोमेट हो जाती है उसमें करप्शन के इम्कान बहुत कम हो जाता है। मतलब अगर मैं उसमें से एक हिस्सा लेना चाहूँ, मुझे उस प्रोग्राम को, कंप्यूटर प्रोग्राम को बदलना पड़ेगा, लेकिन इस तरह नहीं बदला जा सकता कि जी कैसर बंगाली को तो पैसे मिलेंगे, तलहा हाशमी को नहीं मिलेंगे। ये हो नहीं सकता। मैं अगर उसको डिस्टॉर्ट करूँगा, एक कोई चीज़ उसमें गड़बड़ करूँगा, तो वो शायद 1 लाख लोगों को वो पैसे मिल जाएंगे। तो ये तो हो नहीं रहा, प्रोग्राम नहीं, टेम्पर हो रहा है, चल रहा है। जो लोग करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल वाज़ेह पूरी ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल एंड पे जो ख़वातीन को पैसे मिलते हैं, वहाँ मसाइल है। वहाँ एक हजूम जमा होता है औरतों का, और कुछ औरतों को उस दिन पैसे मिलते हैं, या फिर वो दुकान वाला या बैंक वाला कहते हैं अब पैसे ख़त्म हो गए, कल आना। उनको पैसे खर्च करके वापस आना होता है। धूप में खड़े होते हैं, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में। ये एक मसला है और BISP की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको देख रही है कैसे हल किया जाए। लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन है, उस पैसों के डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ करप्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि वो अंगूठा लगा के उसको पैसे दिए जाते हैं तो वो फ़ौरन रिकॉर्ड पे आ जाता है कि इस खातून ने पैसे लिए। अगर वो खातून बाहर निकलती है, उससे पैसे ले ले, तो वो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो डकैती है। बाज़ जगहों से तनकीद भी हुई कि 18वीं तरमीम का ख़ात्मा होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, 18वीं तरमीम इस मुल्क के लिए बेहतर साबित हुई है, या उसमें वाकई उस पर जो उठने वाली आवाज़ें हैं वो दुरुस्त हैं? देखिए, सिंध में एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है जिसको सिंधी नेशनलिस्ट कहते हैं। 2013 तक ये, इसकी जो नौयत थी इस मूवमेंट की, बहुत ज़्यादा एंटी पंजाब थी, एंटी आर्मी थी, ख़ास तौर पे एंटी पंजाब थी। NFC की वजह से और 18वीं तरमीम की वजह से इनका ये जो ज़ोर था वो कमज़ोर हो गया। जब NFC हो गया तो, और यही जो सिंधी नेशनलिस्ट थे, इन्होंने शोर मचाया कि हमने बेच दिया सिंध को। तो चीफ मिनिस्टर थे कायम अली शाह, उन्होंने मुझे कहा कि भाई अब आप ही जाके समझाएं इनको। तो मैं और शाज़िया मरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी यहाँ की, हम दो गए। हमने 2 पब्लिक मीटिंग्स की, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए ऑल ओवर सिंध। और वहाँ मैंने बताया कि क्या सिंध ने हासिल किया है 18वीं तरमीम, और मैंने कहा कि जी सियासी तौर पे ख़ुद मुख्तारी हासिल की है हमने, और माली तौर पे भी की है। अब अगर आपने गोलियां चलानी है तो हम पे चलाएं, इस्लामाबाद की तरफ क्यों चलाएंगे? वो तो अपने इख्तियारात हमें दे चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2013 के इलेक्शन में ये सारी जो सिंधी नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी,
इन्होंने PMLN के साथ अलायंस किया, जो पंजाब की पार्टी समझी जाती है। सिंध के अंदर ये जो नेशनलिस्ट आवाज़ कमज़ोर हो गई। अगर आपने 18वीं तरमीम को कमज़ोर किया या वापस ले लिया तो ये आवाज़ फिर बहाल होगी और शायद ज़्यादा शिद्दत से बहाल होगी। तो मुल्क की सालमियत ख़तरे में होगी अगर आपने 18वीं तरमीम के साथ कुछ खेलने की कोशिश की। आज वफाक कहता है कि वो इस तरमीम की वजह से कमज़ोर हुआ है। आपने बताया कि कई मिनिस्ट्रीज़, कई महकमे ऐसे हैं जो बंद कर देने चाहिए थे, नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ वफाक में ही ऐसा हुआ, सिंध में ऐसा नहीं हुआ? 18वीं तरमीम के बाद क्या सूबों में तमाम चीज़ें दुरुस्त अंदाज में चल रही हैं? और 18वीं तरमीम अगर NFC है तो NFC के बाद एक PFC भी होता है। NFC की हम बात करते हैं, PFC पे कोई इतना ज़ोर नहीं होता। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, चौथा दौर हुकूमत है, मेयर भी इस वक्त पीपल्स पार्टी का ही है, लेकिन बाज़ जगह से आवाज़ें ज़रूर उठती हैं। देखिए, जो पहली बात तो ये कि वो जो आवाज़ उठ रही है 18th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़, बात तो ये है कि एक तबका है पोटोहार का जिनको मुकम्मल इख्तियार चाहिए, सियासी, माली, हर किस्म का। वो जमहूरियत में यकीन नहीं रखते, न वो सूबाई ख़ुद मुख्तारी में यकीन रखते हैं। तो वो तो शोर मचाएगा, और पैसे अगर उनके पास कम हैं तो अपनी वजह से कम है। उनके अखराजात जो कम होने थे 18वीं तरमीम के बाद, वो उन्होंने नहीं किए। जो मिनिस्ट्री बंद होनी थी उनके नाम बदल दिए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री कर दिया मसलन। तो ये जो बहरान है इस्लामाबाद में, ये इनका अपना, उसके लिए अपने खुद ज़िम्मेदार है। ना 18वीं तरमीम ज़िम्मेदार है, ना NFC ज़िम्मेदार है, ना सूबे ज़िम्मेदार है। अब आपने कहा कि जी सूबों ने क्या किया, बहुत चीज़ें नहीं की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें की भी है। सिंध को ख़ास तौर पे कहा जाता है कि सिंध में कुछ नहीं होता, पंजाब से कंपेयर करो। सिंध के जो प्रोविंशियल हाईवेज़ है बहुत अच्छे हो गए। आप सिंध के प्रोविंशियल हाईवे में ड्राइव करते जाएं, अगर ट्रैफिक नहीं है तो 100 किलोमीटर पे बगैर बहुत आराम से चला सकते हैं, कोई खड्डे नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं। सिंध का जो हेल्थ सिस्टम है लोअर लेवल का और अपर लेवल का बहुत अच्छा हो गया है। ये जो कार्डियक हॉस्पिटल है कराची में, वो किडनी हॉस्पिटल है कराची में, ये सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। इन्होंने यही हॉस्पिटल सखर में भी खोले हैं और ये बहुत अच्छे हैं। और गरीब लोग भी जो जाते हैं वो हैरान हो के आते हैं कि सर वो बाईपास हुआ लेकिन एक पैसा खर्च नहीं हुआ और बहुत अच्छी सर्विस थी। जो BHUs है बिल्कुल बॉटम पे, जो एक कमरे के डिस्पेंसरी होते हैं, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ चीज़ें हुई है और वो 18वीं तरमीम की वजह से हुई है और NFC की वजह से, चूँकि इनके पास वसाइल आए हैं, उससे हुआ है। कुछ शोबे जहाँ पर नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे शोबे भी हैं। और जहाँ तक PFC की बात है, NFC के डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है कि PFC होगा। PFC का जो मुतालबा है जायज़ है, और मैं ख़ुद भी इस पर बहुत 20 साल से मैंने लोकल गवर्नमेंट पे काम करता रहा हूँ। ये जायज़ मुतालबा है, लेकिन ये नहीं है कि PFC नहीं होगा तो NFC ख़त्म कर दें। से आप बाहर निकलें, आपको जो हाईवेज़ हैं वो बहुत बेहतर हालत में मिलेंगे। मैं आप कराची में रहते हैं, मेरा आपका कंसर्न यहीं पे है। कम से कम मेरा कंसर्न, मैं जहाँ पे जाता हूँ, शहर के सड़कें हैं। शहर की इन सड़कों पे आप खुले रोड पे शारा फैसल के अलावा शायद ही कोई ऐसी सड़क हो जहाँ पे आप इस स्पीड के, आप 60-70 की स्पीड पे भी बहुत तेज़ी से गुजर जाएँ। तो क्या कराची के लोग डिज़र्व नहीं करते ये तरक्की, और कराची की सड़कें डिज़र्व नहीं करती? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कराची की सड़कें बहुत ख़राब हैं। जो नई सड़कें बनती है वो भी ठीक नहीं बनती है। KMC के या लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर्स हैं, उनको मैनहोल कवर को लेवल करना नहीं आता। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और कराची के और बहुत सारे मसाइल हैं। कराची का एक बुनियादी मसाइल जो है ना, वो ये है कि कराची की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंटीग्रेटेड नहीं है। KMC जो है उसका एक चौथा शहर पे उसका रेट है, बाकी वहाँ कुछ नहीं कर सकते वो। आपने शारा फैसल की बात की ना,
शारा फैसल पे अगली दफ़ा जब आप जाएं तो देखिएगा कि कहीं 3 लेन है और कहीं 5 लेन है। 3 लेन इसलिए है कि उसकी सर्विस लेन पे कब्ज़ा है और सिंध हुकूमत या केएमसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो कब्ज़ा छुड़वाए। सर, क्या सिंध हुकूमत के वज़ीर आला जो कि एक ताकतवर शख्सियत तस्लीम की जाते हैं, क्या अगर वो चाहें और शहर के वो हिस्से जहाँ पे केएमसी कंट्रोल नहीं करती, उनके ज़िम्मेदारान को बुलाकर एक मीटिंग करें और कहें कि हमने इस शहर की बेहतरी के लिए काम करना है, तो क्या आप समझते हैं कि वो मना करेंगे? आपको पता है क्वेटा में एक सड़क पे फ्लाईओवर बनाना था और वो सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी, तो वो ज़मीन जो है, वो सारी ज़मीन जो है किसी भी इदारे के पास हो, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और ये जितनी ज़मीन जिसको भी दी गई है, रेलवे हो, पोर्ट हो, ये लीज़ पे दी गई है। प्रॉपर्टी जो है वो सूबाई हुकूमत, ज़मीन प्रॉपर्टी सूबाई हुकूमत की है, एक एक इंच। वफाकी हुकूमत को पैसे देने पड़े उस इदारे को चंद फीट ज़मीन हासिल करने के लिए, ताकि वो फ्लाईओवर बन सके। अपनी ज़मीन नहीं ले पाए वो पैसे दिए बगैर। तो ये तो चीफ मिनिस्टर का रेट होता है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर, अगर उन तमाम बाकी जो आप कहते हैं कि अगर केएमसी के पास सिर्फ एक चौथाई हिस्सा है, तो बाकी अगर जो है, जो कुछ इदारे और हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं या दीगर मकामात हैं या दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं। मुझे यकीन है कि ये कोशिश की गई है, लेकिन अगर कुछ कामयाबी होती तो हमें नज़र भी आती। और मेरा कराची में तो मेरा बहुत काम है, अर्बन डेवलपमेंट से भी काम है, गवर्नमेंट के बाहर रहते हुए भी वास्ता पड़ता है। तो ये जो कराची का निज़ाम है पानी और सीवरेज का, ये बिट्स एंड पीसेस में बनाया गया है। और वो ठीक इसलिए बनाया गया कि एक का जुरिस्डिक्शन ख़त्म होता है, दूसरे की जुरिस्डिक्शन शुरू हो जाती है। उन्होंने अपना बनाया, इन्होंने अपना बनाया। तो कराची के साथ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम है। हुकूमत ज़िम्मेदार है और केएमसी के मेयर भी ज़िम्मेदार है। मैं उसकी ज़िम्मेदारी से ये नहीं कहता कि ये मासूम है, ये क्या कर सकते हैं, नहीं, अभी भी इस हालात में भी बहुत कुछ कर सकते हैं वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कराची का स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि सिंध के पैसों से, सिंध के अवाम के टैक्सों से मुल्तान में सिंध गवर्नमेंट एक आईटी पार्क बना रही है। अगर बना रही है तो गलत है और इसकी हिमायत नहीं की जा सकती है, अगर ये हकीकत है। मुझे नहीं समझ आता कि सिंध गवर्नमेंट मुल्तान में क्यों बनाएगी। अगर बना रही है तो गलत है। सर, आपने स्ट्रक्चर की बात की, आप पाकिस्तान के इक्तिसादी निज़ाम को देख रहे हैं। हमारे जो मौजूदा मुआशी बहरान है, उसका सबब क्या है? क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं या कोई और वजूहात हैं? देखिए, पाकिस्तान एक वसाइल के हवाले से अमीर मुल्क है। हर किस्म के वसाइल, ज़री हो, मादनियात हो, ह्यूमन कैपिटल हो, हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है हर किस्म का। जो मसला ये है कि हम जब 100 रुपया कमा के 250 रुपया ख़र्च करेंगे और वो पिछले 25-30 साल तक करेंगे और हर साल कर्ज़ा ले लेंगे और कर्ज़ा का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि अब मैं रोटी भी नहीं ख़रीद सकता। तो मसला तो ये है, जो अपनी जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा ख़र्चा करने वाली, और वो एक आध साल की बात नहीं है। वो ये असल मसला है। जिस दिन हम अपने अखराजात को कंट्रोल करेंगे, जिसमें इंपोर्ट्स भी शामिल हैं, हम मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाने का सिलसिला शुरू कर सकते हैं। सर, कहा जाता है कि पाकिस्तान इमदादी मईशत पर चल रही है। इस कल्चर ने हमारी जो अपनी पैदावारी सलाहियत हैं, उनको कितना मुतासर किया? नहीं, पैदावारी जो सलाहियत है वो तो पिछले 40 साल में तोड़ी गई है। मैंने 1980 में अपना करियर शुरू किया
और 75 में यूनिवर्सिटी में था, तो उस वक्त भी हमारे एक दो प्रोफेसर्स थे जो रिसर्च करते थे ज़रूरी पैदावार की कैसे बढ़ाना, उसमें वाटर पानी का इस्तेमाल कैसे बेहतर करना, ये सारी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे। 1980s में 1980 से जब मैंने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, उस वक्त भी ये सारी। अब तो कोई स्टडी नहीं करता कि पैदावारी जो कुव्वत है, प्रोडक्टिविटी जिसको कहते हैं, फ़ी एकड़ प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, पानी का इस्तेमाल कैसे एफिशिएंट किया जाए, कोई नहीं है। और हम देखते हैं कि ज़राअत के हालात कैसे हैं। हम एक ज़माने में रॉ कॉटन एक्सपोर्ट किया करते थे, अब हम इंपोर्ट करते हैं अपनी टेक्सटाइल मिल को सर्व करने के लिए। इंडस्ट्री तो ज़्यादातर बंद हो रही है। सिर्फ दो सेक्टर्स हैं जो काम करते हैं, एक तो रियल एस्टेट का काम करता है और एक स्टॉक मार्केट काम करता है। नहीं, और भी है दो, बैंक्स काम करते हैं। बैंक्स इंतहाई मुनाफे बख्श सेक्टर है, इसलिए कि हुकूमत ये IMF के कहने पे 2021 में हमने स्टेट बैंक का लॉ चेंज किया। अच्छा, जो बैंक का काम कर्जा देना है, जो रियासत का बैंक होता है उसका काम रियासत को कर्जा देना है, काम ही वही है। स्टेट बैंक का काम यही है ना कि रियासत को कर्जा दे। 2021 में कानून पास किया गया कि स्टेट बैंक रियासत को कर्जा नहीं दे सकती, रियासत कर्जा प्राइवेट बैंक से लेगी और प्राइवेट बैंक स्टेट बैंक से लेगी। तो यानी जो प्राइवेट बैंक्स है, इनको एक ठेकेदार बना दिया गया स्टेट बैंक से कर्जा रियासत को देने का। वो घर बैठे मुनाफा कमा रहे हैं। ये इसका कोई जवाज़ नहीं है। आप देखें, बैंक्स हर कॉर्नर पे एक नया बैंक ब्रांच खोल रहा है, इसलिए कि बैंक्स तो घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, वो इंडस्ट्री को पैसे नहीं दे रहे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि स्टॉक एक्सचेंज की जो हालिया लिस्ट है उसमें जो सबसे ज़्यादा मुनाफे बख्श कंपनी जिसको जाहिर किया गया वो एक निजी बैंक है, और शायद उसके जो असासे वो $4 अरब से भी तजावुज़ कर गए। जी, वो कर जाएंगे, क्योंकि हमने देखें, बात ये है कि मैं अगर एक बंदूक लेके बैंक में जाऊं और कहें कि जी 10 लाख रुपए दो, तो मैं डाकू हूँ। लेकिन अगर कानून पास करवा दूँ कि असर बंगाली नाम का आदमी ऐनक पहनी होगी आएगा, उसको चाय भी पिलाओ, बिस्किट भी खिलाओ और 10 लाख रुपए भी दो, तो मैं डाकू नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कानून बनवा दिया है। इस मुल्क में ऐसे कई इदारे हैं, शोबे हैं, जिन्होंने उस तरह के कानून बनवाए हैं जिससे उसकी तिजोरी में पैसे आए जाते हैं और वो आवाम के जेब से पैसे निकाल के डाले जाते हैं, गरीब आवाम से। ये हमारी रियासत की हकीकत है। IMF के वाले से आपका जो मौक़िफ़ रहा है बहुत सख्त रहा है। आपके ख़्याल में IMF के बग़ैर पाकिस्तान के लिए मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं? देखिए, मेरा IMF से कोई झगड़ा नहीं है। मैंने पहले कहा ना कि IMF आके हमें ज़बरदस्ती तो कर्जा नहीं देती है ना। आपको खसारा ना पैदा करे तो IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। खसारा तो हम पैदा करते हैं ना। हम आज खसारा कंट्रोल करने के इक़दामात लें तो मैं समझता हूँ कि 5 से 7 साल में हम मईशत को बहरान की कैफियत से निकाल सकते हैं, मुमकिन ही है। और अगले 20 साल में हम मईशत को मजबूत कर सकते हैं। हमारी जितनी आबादी है ना, उतनी आबादी इंडिया में सड़क पर रहती है। हम उनको इमदाद दे सकते हैं, सड़क पे रहने वालों को। ये हमारा पोटेंशल है। पाकिस्तान का अच्छा दौर कब तक था और उसके बाद पाकिस्तान कब से सफ़र करता हुआ आ रहा है? जो मुआशी तरक्की या डेवलपमेंट बजट्स हैं वो माजी में क्या हुआ करते थे, आज क्या हैं, इस पर थोड़ा सा बताइएगा। पहले 30 साल जो पाकिस्तान के थे, 47 to 77, ये पाकिस्तान का गोल्डन एज था डेवलपमेंट के हवाले से। इसमें फ़ौजी हुकूमत भी रही, सिविलियन भी रही। दोनों हुकूमतों ने मईशत को बहुत तरक्की दी है। आप सियासी तौर पे एक के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, दूसरे के हामी हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं चाहता।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से दोनों हुकूमतों ने बहुत तरक्की दी पाकिस्तान को। माशी असासे बने हैं तेज़ी से। 77 में पाकिस्तान का पूरा एजेंडा जो था वो तरक्की का एजेंडा बंद हो गया, ज़ीरो हो गया। सर, माजी में डेवलपमेंट बजट्स क्या हुआ करते थे और आज क्या हैं? डेवलपमेंट बजट का मतलब ये है कि आप एक असासा बनाएं, उससे पैदावार होती है। तो अगर मैं कर्ज़ा लेके भी बना रहा हूँ और उससे पैदावार है तो उस इजाफी इनकम से मैं कर्ज़ा वापस कर दूँगा। फिर वो जो असासा है वो मुझे आमदनी देता रहेगा, वो जो 100% मेरा होगा। ये तरीका है। लेकिन 1990 के बाद ख़ास तौर पे हम डेवलपमेंट के लिए लोन्स नहीं ले रहे हैं, हम तनख्वाह देने के लिए लोन्स ले रहे हैं। वो तो वापस करने की सलाहियत पैदा नहीं होती है ना। जैसे हमने तरबेला और मंगला बनाया, कर्ज़ों से बनाया, उसमें भी 100% कर्ज़ा नहीं था। हमारा अपना भी, पाकिस्तान के अपने वसाइल भी लगे हैं, सिर्फ ये नहीं कि कर्ज़े लेके ही बनाया। लेकिन उससे हुआ ये कि जहाँ घास नहीं उगती थी 2 फसलें हम हासिल करते हैं, जहाँ रेत उड़ती थी शहर है। तो माशी जोग्राफ़ी बदल दिया हमने, इकोनॉमिक जोग्राफ़ी बदल दिया, और मुल्क का वो रकबा जो कुछ पैदा नहीं करता था बहुत कुछ पैदा कर रहा है। तो हमने असासे बनाए, उसका फ़ायदा लिया। तरबेला और मंगला का डैम का जो लोन था पता नहीं 50 साल पहले वापस कर दिया। उसके बाद उससे बिजली भी पैदा हो रही है और गंदम भी पैदा हो रहा है और कपास भी और सारी चीज़ें, और शहर भी है। लेकिन जब आप कर्ज़ा लेंगे सिर्फ लोगों की दावत करने पे और बहुत अच्छा खाना वाना खिलाएंगे और वो चले जाएंगे, तो फिर वो कर्ज़ा वापस करने के लिए आपको घर के असासे बेचने पड़ेंगे, जो हम कर रहे हैं। हम अब असासे बेच रहे हैं ना कर्ज़ा वापस करने के लिए। तो ये जो अफसोसनाक कहानी है वो कुछ 40 साल पहले शुरू हुई है और अब तक चल रही है। सर, इस अफसोसनाक कहानी पे एक हल्के की जानिब से ये भी तो एक नुक्ता उठाया जाता है कि जब भुट्टो साहब ने तमाम जो इंडस्ट्रीज थी और दीगर जो चीज़ें उनको नेशनलाइज किया तो उसने भी पाकिस्तान की माशी तौर पर कमर तोड़ दी थी। क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं दुरुस्त है। मैं मैट्रिक में था जब पाकिस्तान टूटा है 71 में। हमारे कुछ रिश्तेदार, मैं बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो कुछ जानने वाले हैं। 22 ख़ानदान में से एक ख़ानदान हमारे रिश्तेदार थे। तो जब मुलाकातें होती थी, फैमिली गैदरिंग वगैरह में, उस वक्त बहुत बातें होती थी। और उस वक्त के जो मर्द थे, उस वक्त जो इंडस्ट्री चला रहे थे, उनकी कुछ 8-10 फैक्ट्रियाँ थीं। 22 ख़ानदान थे, बड़े ताकतवर थे। तो वो यही कहते थे कि अब पाकिस्तान का क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। तो सबका ये था कि पाकिस्तान अब नहीं बनेगा, चलेगा, हमें बाहर चले जाना चाहिए। अच्छा, उस वक्त दुबई आज का दुबई नहीं था, दुबई रेगिस्तान था। तो और पाकिस्तान के लिए मुल्क जो जहन में आता था बाहर जाके काम करने का, वो सिर्फ यूके था, बरतानिया। लेकिन वो सब कहते थे कि वहाँ तो हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो मराहत यहाँ हुकूमत देती है काम करने के लिए, वो मराहत वहाँ नहीं मिलेगी। अगर ये चले जाते 22 ख़ानदान में से 20 ख़ानदान, 15 ख़ानदान, तो जो ज़र मुबादला मुल्क से बाहर जाता तो मुल्क कोलैप्स कर जाता। अच्छा, मुझे इंटरेस्ट इसमें इसलिए आया कि पाकिस्तान टूटा है, मईशत क्यों नहीं बैठ गई। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ लोगों को, 1972, 73, 73, 74 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उठाएं और देखें, हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ गया बांग्लादेश के इस पाकिस्तान के जाने के बाद, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हमारे। तो मुझे ये हैरत थी कि ये कैसे हो सकता है कि जंग हारे हैं, मुल्क टूटा है और मईशत तरक्की कर रही है। मेरा कंक्लूजन ये है कि ये नेशनलाइजेशन की वजह से तरक्की कर रही थी,
नेशनलाइजेशन ने जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, जो सरमाया लेके ये चले जाते, वो रोका। और ये सरमाया वैसे उनका भी नहीं था, ये बैंक्स का सरमाया था जो ये लेके भाग जाते हैं बाहर। पिकिक और एनडीएफसी 2 इदारे थे जिनके सारे लोन से इन्होंने फैक्ट्रीज बनाई थी। अगर ये चले जाते तो पिकिक भी बैठ जाता, एनडीएफसी भी बैठ जाता, ये फैक्ट्रियां बंद हो जाती, एक बहुत बड़ा बहरान आता। वो बहरान से बच गए चूँकि हमने ये नेशनलाइज कर लिया और ये चलती रही। और ये भी मैं बताता चलूँ, मैं चैलेंज करता हूँ लोगों को, जाके डेटा देखें, 1977 तक ज़्यादातर नेशनलाइज इंडस्ट्रीज़ मुनाफे बख्श थी। ये नुकसान में जाने लगी ज़िया-उल हक की हुकूमत के आने के बाद, इसलिए कि ज़िया-उल हक ने इन इंडस्ट्रीज़ को रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल किया पॉलिटिकल पार्टीज़ को हासिल करने के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बुला के उन्होंने कहा, ये मैं मतलब मैं इन अ वे विटनेस हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी को बुला के कहा कि ये लोन लें आप कारखाने लगाने के लिए। उसने कहा जी हमारी 7 पुश्तों ने कारोबार नहीं किया, हम क्या करेंगे। उसने कहा बस ले लें आप। कहता वापस कैसे करूँगा। ज़िया उनको कहता मैं वापस मांग रहा हूँ आपसे। तो ये इंडस्ट्रीज़ की जो तबाही है वो ज़िया के दौर में हुई। मैं ये नहीं कहता कि जो नेशनलाइज हुई थी वो ठीक चलती या थी। अच्छा, नेशनलाइजेशन के 2 दौर आए हैं। पहले एक दौर आया जिसमें बड़ी इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स वगैरह नेशनलाइज हुए। सेकंड दौर ये था जब ये जिनिंग फैक्ट्रीज़ और घी मिल्स वगैरह नेशनलाइज हुए। वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए था। और वो मुबशिर हसन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया इसी बुनियाद पे। वो भी ख़िलाफ़ थे। उसने कहा कि ये नहीं करो। लेकिन कुछ ताकतवर फोर्सेस थे जिन्होंने ये करवाया और मुबशिर हसन ने रिज़ाइन किया उस बात पे। तो वो गलत था, वो नेशनलाइजेशन गलत था, क्योंकि जो रियासत है वो रिटेल ट्रेड नहीं चला सकती है, ये थ्योरी भी कहती, टेक्स्ट बुक भी कहता है। तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, बड़े बैंक्स थे, वो तो ठीक किया। मैं ये नहीं कहता कि वो हमेशा ठीक चलते, ज़रूरी नहीं है ना चलते, लेकिन जब तक कतली 76-77 तक तो ठीक चल रहा था। 76 में बहुत बड़ा सैलाब आया था मुल्क में और उस सैलाब ने काफ़ी मईशत को डैमेज किया। बाद जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं, उनका एक हल्का ये कहता है कि जो सूबों के पास जो रकम जमा होती है, जो टैक्सेस की मद में रकम जमा होती है, जो सूबाई खुद मुख्तारी की बात होती है, तो वो इतनी बड़ी रकम और महकमों को संभालने की ताकत नहीं रखते, उनमें सलाहियत नहीं है, जिसकी वजह से अरबों रुपए ज़ाया हो जाता है, जो कि आपने शुरू में भी अपनी बात में कहा कि ऐसा होता है। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है? मेरी उम्र 50 साल है और मेरे वालिद ने कभी मुझे गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं दी, और अचानक कहे कि अच्छा ले जाओ गाड़ी, तो मैं तो वक्त लगेगा ना मुझे गाड़ी सीखने में, ये पहले 2-4 टक्कर भी मार दूँगा। सूबों के साथ भी यही था, सूबों के कोई इख्तियारात नहीं थे। इकॉनमी के हवाले से बात कर रहा हूँ। सूबों का जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था वो एसेंशियली एक पोस्ट ऑफिस था। वो कोई आदाद व शुमार चाहिए होते थे, इस्लामाबाद से ख़त आता था, ये वो आदाद व शुमार प्रोवाइड कर देते थे। 18वीं तरमीम ने रातों रात ये सारी जिम्मेदारियां दे दी। यहाँ सूबों ने काम नहीं किया, कम से कम सिंध ने नहीं किया। मैं 2010 में 18वीं तरमीम भी हुई और 7वीं 2010 जनवरी में मुझे एडवाइज़र प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अपॉइंट किया गया सिंध में। तो मैंने देखा कि जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ये इंतहाई कमज़ोर डिपार्टमेंट है, ये प्लानिंग नहीं कर सकता और प्रोजेक्ट्स को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता। तो मैंने एक नोट लिख के दिया, ऑफिशियल नोट लिख के दिया। मैं चूँकि मेरा मिनिस्टर स्टेटस था, मैं सरकारी नोट लिख सकता था। मैंने चीफ मिनिस्टर को एक ऑफिशियल नोट दिया कि हम एक प्लानिंग कमीशन बनाए सिंध में, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं 500 मिलियन रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स जो है वो इनके इख्तियार में हो। और ये प्लानिंग कमीशन में जहाँ हमारे पास
कोई सिविल सर्विस का एक्सपर्टीज़ नहीं है तो बाहर से प्रोफेशनल्स हायर करें और वो चलाए प्राइवेट सेक्टर से, लेकिन वो नहीं हुआ। ये भी कहा जाता है कि कराची जो है वो मुल्क की मईशत का 60% रेवेन्यू देता है। बाज़ लोग ये भी दावा करते हैं कि जो सिंध का जो बजट का 96% कराची देता है। लेकिन ऐसे में जो ज़रई इनकम टैक्स है इस पर ज़ोर नहीं दिया जाता। अंदरून सिंध का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि ज़राअत पर मबनी है। ये गलत है कि कराची 60% मुल्क का रेवेन्यू देता है। देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी कराची में जो कलेक्ट किया जाता है, जो अशिया इंपोर्ट होती है सब सिंध में तो नहीं इस्तेमाल होती, वो बाकी मुल्क बाकी शहरों में भी चली जाती है। ठीक है, जो गाड़ी आई है यहाँ पर कराची में उसका इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज हुआ, वो गाड़ी चली गई लाहौर में चलती है। तो अगर वो जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो तो पंजाब का हिस्सा है ना, सिंध का तो नहीं है। तो यहाँ पर एक फ़र्क है, कलेक्ट कहाँ होता है और वो रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होता है। वो जो गाड़ी की इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट कराची में हुई है, लेकिन चूँकि गाड़ी लाहौर में चल रही है वो रेवेन्यू पंजाब में जनरेट हुआ है। तो अगर हम इसको ज़रा कैलकुलेट करें तो सिंध का जो रेवेन्यू का हिस्सा है वो 35 से 40% बनता है। पहले तो ये बात है, विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। 40% भी अच्छा खासा है, ठीक है, ये सही है। अब आपने कहा कि जी ज़रई इनकम टैक्स ये सिंध का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। गुंजाइश नहीं है ज़रई इनकम टैक्स कलेक्ट करने की। गुंजाइश इसलिए नहीं है, इतने बड़े ज़मींदारी नहीं है इस मुल्क के अंदर। जो मकदार है, नंबर्स हैं बड़े ज़मींदारों की, वो बहुत कम है। उनसे आप 100% टैक्स जमा कर लें, रेवेन्यू ज़्यादा नहीं होगा। इंसाफ का तकाज़ा पूरा होगा कि आप जिसको टैक्स देना है उससे आप पूरा टैक्स ले रहे हैं, लेकिन चूँकि तादाद बहुत कम है तो रेवेन्यू ज़्यादा नहीं होगा। ज़रई टैक्स की बात इसलिए जनरेट होती है कि ख़सारा है। अच्छा, NFC का जो है वो है 3 बेसिक टैक्सेस हैं जिसका हिस्सा बनता है। इनकम टैक्स है, GST है और एक्साइज ड्यूटी है। सूबे अगर अपना ज़रई इनकम टैक्स को डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, NFC से तो उतने ही पैसे देने पड़ेंगे ना जितना पहले देने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये ज़रई इनकम टैक्स से ज़्यादा पैसे जमा करेंगे तो वफाक को कम देना पड़ेगा। फार्मूला में ये तो नहीं है। वो तो जितने पैसे 57% सूबों को देना है वफाक को, ये 3 टैक्सेस का हिस्सा, वो तो देना ही पड़ेगा, फिर भी देना पड़ेगा। उसमें होगा ये कि सूबों के पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, वफाक से मिल रहे हैं और अपने पैसे भी लिए। और सूबों ने GST सर्विसेज में बहुत तरक्की की है जो FBR ने 40 साल, 50 साल, 60 साल में नहीं की। जब GST सर्विसेज मिला सिंध को तो 15 अरब रुपए जमा हो रहे थे। एक साल में उन्होंने 27 अरब कर दिए, अब शायद 200 अरब से भी ज़्यादा हो गए। तो सूबों ने, पंजाब ने भी ये किया, बलूचिस्तान तक ने ये किया तरक्की। इन्होंने सूबों ने साबित किया कि हम टैक्स ज़्यादा जमा कर सकते हैं वफाक के मुकाबले में। पाकिस्तान में जो टैक्सेस का बोझ है वो हमेशा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पे पड़ता है। पाकिस्तान में अशराफिया, बड़े जागीरदार और रिटेलर जो हैं वो हमेशा उन पर एक सवाल का निशान रहा है कि इनसे टैक्स किस तरह जमा किया जाए। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? हमने GST का रेट रखा है 18%। ये कम होना चाहिए। 12.5 से शुरू किया था, बढ़ाते बढ़ाते 18 कर दिया। जब खसारा होता है टैक्स बढ़ा देते हैं। इसके 2 नुकसान होते हैं। एक तो है कि इन अशियाओं की कीमत बढ़ जाती है जो गरीबों को ज़्यादा तंग करता है। दूसरा है कि ये कारखाने बंद हो गए तो नौकरियां भी ख़त्म हो जाती है। और हमारे पास मिसालें हैं ऐसा होते हुए। तो पहली बात तो ये कि 18% से रेट कम करें। हमारा ख्याल है 5% होना चाहिए GST।
जब आप रेट कम करेंगे तो रेवेन्यू कम होगा, फिर वो खसारा बढ़ जाएगा, तो वहाँ फिर अखराजात कम करने की ज़रूरत होगी। तो बात सारी घूम फिर के अखराजात कम करने की ज़रूरत पे आती है। 18वीं तरमीम के बाद चारों सूबों को मुकम्मल जो मुआशी ऑटोनमी है, ख़ुद मुख्तारी है, इंतज़ामी और ख़ुद मुख्तारी जो है वो दे दी गई है। क्या दुनिया के दीगर ममालिक में भी इस तरह का कोई मॉड्यूल है? जी बिल्कुल है। आप न्यूयॉर्क का मेयर को देख लें, उसके पास इख्तियार है कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क में लैंड करेगा तो वो गिरफ़्तार कर लेगा उसको। मतलब हमारे सूबों से या हमारे शहरों से ज़्यादा इख्तियारात है वहाँ पर। जो पोर्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बॉस्टन में पढ़ा हूँ, बॉस्टन पोर्ट जो है वो वफाक के कंट्रोल में नहीं है, वो तो सूबे के कंट्रोल में है। ऐसे ऐसे कई मुल्क हैं जो जहाँ सूबों को या शहरों को ज़्यादा इख्तियारात है। सरकारी इदारे या नीम सरकारी इदारे जैसे PIA एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टील मिल्स है, उसकी निजकारी के हवाले से आपको क्या मौक़िफ़ है? कुछ शोबे ऐसे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जो लाजमन रियासत के पास होनी चाहिए। देखिए PIA जो है वो फ़्लाइट्स रन करता है क्वेटा, चित्राल, गिलगित, स्कर्दू। ये मुनाफे बख्श रूट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दूर दराज इलाके को जोड़ के रखता है मुल्क के साथ। अब हमने प्राइवेटाइज़ कर दिया, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ मुनाफा देखता है ना। अगर ये रूट्स पे मुनाफा नहीं होगा तो ये रूट बंद कर देगा, तो मुल्क की सालमियत पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के और भी इंडस्ट्रीज़ हैं, शोबे हैं जो लाजमन रियासत के पास होने चाहिए, इसलिए कि निजी शोबा तो सिर्फ मुनाफा देखता है और रियासत का जो वजूद है वो इसलिए नहीं है कि निजी शोबे को मुनाफा कमाने का मौका दे। रियासत का वजूद आवाम की फलाह व बहबूद है। तो ये एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि एक इदारे को आप प्राइवेटाइज़ करना जा रहे हैं। मसलन हमने PTCL को प्राइवेटाइज़ किया, जिस वक्त वो कर रहे थे प्राइवेटाइज़ में उस वक्त बहुत शोर मचा रहा था। मैंने कहा जी आपने एतिसलात को बेचा है, ये कह के कि रियासत का काम नहीं है कारोबार करना, लेकिन एतिसलात तो एक रियासती कंपनी है, तो पाकिस्तानी कंपनी, पाकिस्तानी रियासत कारोबार नहीं कर सकती यहाँ पर, लेकिन दूसरी रियासत आके यहाँ कारोबार कर सकती है। और अब UAE के ताल्लुकात इज़राइल से बहुत अच्छे हो गए। कल को इज़राइल की कंपनी एतिसलात ख़रीद लेती है तो हमारे जो टेलीफोन सिस्टम है वो तो इज़राइल के कंट्रोल में चला जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स कहलाते हैं जो आप प्राइवेटाइज़ नहीं करते हैं, वो रियासत के पास रहने देते हैं, चूँकि रियासत का मकसद सिर्फ निजी शोबे को मुनाफे का मौका देना नहीं है। PTCL की बात की, इसी तरह पोर्ट अथॉरिटीज़ भी तो हमने गुज़िश्ता दिनों एक मुआहदा किया, और जब हम क्लेम करते हैं कि मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि वज़ीर मवासलात का एक बयान था, ये पोर्ट अथॉरिटी का एक बयान है कि गुज़िश्ता 138 सालों में सबसे ज़्यादा जो सी ट्रैफिक है, कंटेनर्स की आमद है, वो कराची पोर्ट पर रिकॉर्ड की गई है। 1970s में चिले एक मुल्क है साउथ अमेरिका का, उसका जो पूरा ट्रकिंग का निज़ाम है, ट्रक का एक कंपनी थी ट्रक की, वो अमेरिकनों के पास थी। जब अमेरिकनों को चिले की हुकूमत गिराने का उन्होंने इदारा किया तो इस ट्रकिंग कंपनी ने स्ट्राइक कर दी और पूरी मईशत बंद कर दी। जब आप अपने स्ट्रेटजिक सेक्टर्स गैर मुल्कियों के हवाले करते हैं तो उनके पास ये इख्तियार होता है कि आपकी मईशत का पहिया बंद कर दें, और हमने ये इख्तियार
एक से ज़्यादा मुल्कों को दिया है। हमने ये ख़तरे की जो तलवार है वो हमारे सर पे लटक रही है। ईरान और अमेरिका जंग हुई, उसके बाद जो यूएई की सिचुएशन थी उसमें ऐसे बहुत से लोग हैं, वो ये कहते हैं कि उनके कई जानने वाले, कई अजीज़ और अकारिब मुख्तलिफ़ बुनियाद पे उन्हें यूएई से डिपोर्ट किया गया। आपके पास से इस तरह की क्या मालूमात हैं? और यूएई में हमारे बहुत से पाकिस्तानी काम करते हैं, चाहे वो स्किल्ड लेबर है, चाहे पढ़ा लिखा तबका है, चाहे बिजनेसमैन है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो आप देखते हैं इन हालात की वजह से जो पाकिस्तान का इनडायरेक्ट मीशत, जो वहाँ से पैसा आता है, जो फॉरेन रेमिटेंस है, उस पर असर पड़ सकता है। जब आप अपनी मईशत बैसाखियों पे चलाएंगे और कभी किसी वक्त बैसाखी किसी ने ले ली तो मईशत को तो नुकसान होगा। हमने ये जो रेमिटेंस है, हमने 2 बैसाखियाँ इस पे मईशत चल रही है, एक कर्ज़े हैं और एक रेमिटेंस है। जिस दिन किसी एक मुल्क या एक बैंक ने कहा कि नहीं चाहिए, हम कर्ज़े नहीं देते, या जैसे यूएई ने कहा हमारे पैसे वापस करो, कल को और भी कहते हैं वापस करो, तो मईशत बैठ जाएगी। इसी तरह दूसरी जो बैसाखी है वो रेमिटेंस है। जिस दिन एक मुल्क कहता है कि अपने सारे लोगों को ले जाओ वापस, हम नहीं रखते, उनका इख्तियार है ना, हम उस पर एतराज़ नहीं कर सकते। अगर किसी भी मुल्क से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है, चाहे जहाज़ भर भर के डिपोर्ट किया जा रहा है, उनका इख्तियार है, उनका मुल्क है, वो नहीं चाहते हैं कि आपके लोग आए तो ना लें। लेकिन आपने क्यों अपने आप को इस कमज़ोरी के लिए एक्सपोज किया? बैसाखियों पे आप चलाएंगे निज़ाम तो फिर तो नुकसान तो उठाएंगे, और हम इससे ज़्यादा भी नुकसान हो सकता है जो अभी हो रहा है। सर, बिजली के बिलों और पेट्रोल की कीमतों ने अवाम का जीना मुहाल करके रखा हुआ है। एक इकॉनमी एक्सपर्ट के तौर पे आपका बहुत एक वास्ट एक्सपीरियंस है, कोई इसका हल मौजूद है? अवाम को रिलीफ किसी भी तौर पर मुमकिन है उनको दिया जाना? 2001 से हम शोर मचा रहे हैं कि ये जो बिजली के मुआहदे किए जा रहे हैं ये बहुत नुकसानदेह हैं, आईपीपीज़ के हवाले से बात आईपीपीज़ के हवाले से। लेकिन 2018 तक तो सिर्फ हम नहीं कहते थे, सब कहते थे कि ये नुकसानदेह हैं, आदाद शुमार भी आ चुके थे। उसके बावजूद भी 2 पावर प्लांट्स लगाए गए उन्हीं बुनियाद पे, मालूम होते हुए कि ये नुकसानदेह है, लेकिन किया गया। जो गैस का मुआहदा किया कतर से, वो भी उसी बुनियाद पे किया। मैं बात कर रहा हूँ, 2 किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं, एक कहते हैं टेक और पे और एक है टेक एंड पे। टेक एंड पे का मतलब ये है कि मैं 600 मेगावाट का पावर प्लांट लगा रहा हूँ और हुकूमत के साथ एग्रीमेंट है कि हुकूमत मेरा पावर ख़रीदेगी, क्योंकि पावर बांटना तो जो ग्रिड लाइंस हैं हुकूमत ही कर सकती है, मैं पावर डब्बों में तो नहीं बेच सकता। टेक एंड पे का मतलब ये है कि 600 मेगावाट का पावर प्लांट है, अगर मैं 300 मेगावाट पावर बेच रहा हूँ हुकूमत को, तो हुकूमत मुझे 300 मेगावाट के पैसे देगी। टेक और पे का मतलब ये है कि 600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया, हुकूमत चाहे 100 मेगावाट ख़रीदे, कि मुझे पैसे 600 मेगावाट की देगी। हमने सारे पावर प्लांट्स टेक और पे बुनियाद पे लगाए। जो पावर प्लांट बंद होता था उसके भी हुकूमत पैसे देती थी, और वो सारे जो पैसे हैं वो हमारे बिलों से वसूल होता था, कैपेसिटी चार्जेस की। कैपेसिटी चार्जेस। ये एक वजह है बिजली इतनी महंगी होने की, एक वजह, और भी टेक्निकल रीज़न है, लेकिन एक वजह है। तो ये तो दानिस्ता किया गया ना, ऐसा नहीं है कि 20 साल के बाद पता चला हो ये तो गलत पॉलिसी थी। मैं ख़ुद 2001 से ये शोर मचा रहा था, मुझसे पहले भी जब इकोनॉमिस्ट थे जो ये बात कर रहे थे कि ये पॉलिसी गलत है, लेकिन फिर भी किया। कुछ लोगों के फ़ायदे थे, कुछ तबकों के फ़ायदे थे, तो अब उसको ठीक करें। और एक चीज़ जो हम कर सकते हैं, पहली बात तो ये है कि हम इम्पोर्टेड फ्यूल पे बिजली ना बनाएं। रातों रात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बिजली घर है वो तो इम्पोर्टेड फ्यूल पे है।
हमारी Furnace oil की बात हमारी फर्नेस ऑयल है, LNG है, ये सारी इम्पोर्टेड है। जब आपका डॉलर 100 रुपये का होगा तो बिजली 100 रुपये के हिसाब से बनेगी, डॉलर 300 रुपये का होगा तो बिजली 300 रुपये के हिसाब से बनेगी। जब आपका जो खाम माल है वो महंगा हो जाएगा तो प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा। हमें चाहिए, हमारी पन बिजली है वो, उसमें मसला ये है कि 4 से 5 महीने बिजली नहीं बन सकती जब डैम से पानी नहीं होता है। उसके लिए हमें मुतबादिल चाहिए। हमारे पास कोयला है, अपना कोयला है, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन एक और एरिया है बिजली बनाने का, वो सोलर है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सोलर टेक्नोलॉजी आम हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि ये उसको प्रमोट करें। प्रमोट करने के बजाय सोलर पैनल पर टैक्स लगा रही है। हुकूमत को सब्सिडाइज़ करके सस्ता सोलर पैनल की फराहमी का इंतज़ाम करना चाहिए और ऑफ ग्रिड लगाए। ऑफ ग्रिड का मतलब ये है कि सब अपने छत पे लगा लें, चाहे घर हो, दफ्तर हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, फैक्ट्री हो। फैक्ट्री भी लगा सकती है, कम से कम चलो हैवी मशीनरी उस पर नहीं चल सकती, लेकिन उसकी अपनी बिजली, लाइट्स और पंखे और एयर कंडीशनर्स तो चल सकते हैं ना। और बलूचिस्तान का तो पूरा वेस्टर्न हाफ हमें सोलर पे डालना चाहिए। सोलर पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जो एक दफ़ा सोलर लगा ले, मतलब ये कि फ़र्ज़ करें मेरे घर में मैं सोलर लगाना चाहता हूँ, 5 लाख रुपए आता है। हुकूमत सब्सिडाइज़ करे, मैंने 4 लाख में लगा लिया, 2.5 लाख में लगा दिया, कम पैसे लगे मुझे, बाद में तो बिजली फ्री है ना मेरी। तो आवाम को फ़ायदा जो होगा, उनके जेब, आवाम की पॉकेट को जो फ़ायदा होगा वो सोलर से होगा। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन जो इसकी ज़राअत की हालात हैं वो सबके सामने हैं। वो फसलें जिनको कभी हम एक्सपोर्ट किया करते थे, अब हम उनको इंपोर्ट करते हैं। क्या कोई हल ऐसा मौजूद है कि हम दोबारा मुआशी ज़रई तौर पर अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं? ये एग्रीकल्चर में तो इन्वेस्ट नहीं किया ना हमने। हमारी ज़मीन जो है वो ख़राब हो गई है, पानी का निज़ाम हमारा ख़राब हो गया है, तो उस पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। वो सारे निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा रक़बा गन्ने को देना चाहते हैं, क्योंकि शुगर मिल्स जो है वो ताकतवर लोगों की है और गन्ना बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करता, पानी है नहीं हमारे पास। गन्ना जो है वो कोस्टल क्रॉप, यानी जो समंदर के पास इलाके हैं वहाँ गन्ना अच्छा होता है। उसमें उसका जो सुक्रोज कंटेंट है, जैसे चीनी है, मीठापन है, वो उसमें होता है। जैसे जैसे आप समंदर से दूर चले जाएंगे, सुक्रोज कंटेंट कम होता चला जाएगा। तो हमारे यहाँ गन्ना तो सिर्फ जो 3 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बदीन, ठट्टा और सुजावल, इसके अलावा इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी शुगर मिल्स बंद हो जानी चाहिए और वो रकबा जो फ्री होगा वहाँ मुतबादिल कॉटन है। कॉटन हम ग्रो करें तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सनत बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में बहुत पीछे रह गई है। मेड इन पाकिस्तान की जो ब्रांड है, हम क्या इसे दोबारा से दुनिया में मनवा सकते हैं, और अगर मनवा सकते हैं तो वो कैसे? सबसे पहले तो GST का रेट कम करें, 5% करें, ठीक है। बिजली का रेट कम करें। लेकिन 2 ऐसे शोबे हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को तरक्की नहीं होने देते हैं। वो एक तो स्टॉक मार्केट है और एक रियल एस्टेट है। क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स में रातों रात दौलत कमाने का मौका है, तो लोग अपनी इंडस्ट्री बेच के रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। यहाँ ये जो तरीके हैं रातों रात दौलत कमाने का, ये बंद करें, और ये बंद हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, इंतज़ामी इक़दामात हैं जिससे ये हो सकता है, मुमकिन है, और मुल्कों ने भी किया है। ये 2 सेक्टर्स में जो जिसको मैं कसिनो इकॉनमी कहता हूँ, कि सट्टेबाजी वाली जो मईशत है उसको बंद करें, तो लोग फिर इन्वेस्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में,
और चूंकि आपने टैक्स रेट कम कर दिया, बिजली का रेट कम कर दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग से मुनाफा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मुनाफा बढ़ेगा, तो और फिर लोग उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये एक पूरा एक पैकेज है, एक सिर्फ ऐलान कर देना। लेकिन पाकिस्तान की तरजीह ही नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाल ही में एक पॉलिसी स्टेटमेंट आया उड़ान पाकिस्तान के नाम से, उसके 7 मकासद है, एक्सपोर्ट एक है, इंडस्ट्री नहीं है। तो ये समझते हैं कि हम कोई चीज़ बनाए बगैर एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आज आपको मुल्क का मुकम्मल इक्तसादी इख्तियार दे दिया जाए तो वो कौन से अहम फैसले होंगे जो आप करेंगे फौरी तौर पर? ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। सर गुमान कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं। आपकी नज़र मैं सबसे पहले जो हुकूमत के अखराजात है, टोटल नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अभी जो है उसको आधा कर दूं। हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो आधा कर दूं। अच्छा, मुमकिन है, ये मैं नारेबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ से मैं शुरू करूँगा। जो सट्टेबाजी के मौके हैं स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में, इसको बंद कर दूं। ये 2-3 चीज़ें करें तो मईशत खुद चलने लगेगी। सर, मुल्क की मौजूदा सूरत-ए-हाल देखकर नौजवान जो हैं वो मायूस हो रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आप इन नौजवानों को क्या मशवरा देंगे? मैं पढ़ाता हूँ, मेरे अपने क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि हमें क्या करना चाहिए। मैं उनको कहता हूँ, देखो, मैं नहीं चाहता आप बाहर जाओ, क्योंकि मेरे क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही होनहार है और मुझे यकीन होता है कि ये आगे चल के अच्छी पोजीशन पे होंगे, अच्छा काम करेंगे, मुल्क को भी फ़ायदा होगा। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि मैं कैसे कहूँ कि आप रुक जाओ, मैं आपको यहाँ क्या ऑफ़र कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता आप बाहर जाएं, लेकिन मैं आपको रोक भी नहीं सकता। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और आपकी तफसीली गुफ्तगू का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर कैसर बंगाली साहब की, जिनका ओपिनियन ये है कि तमाम दलाइल के बावजूद वो ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान बैंक करप्ट नहीं है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तकरीबन 10 साल पहले दिवालिया हो चुका है, और ये उनका एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। गो कि हम ये वाज़ेह कर देंगे, ये डॉक्टर कैसर बंगाली साहब का स्टेटमेंट है। वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल हैं, जो मुआशी मसाइल हैं, उनके हल मौजूद हैं, लेकिन वो हल आर्जी नहीं है, बल्कि उसके लिए ठोस बुनियादों पर काम करना पड़ेगा। इनसे हमने पाकिस्तान की नेशनलाइजेशन समेत, जो कि भुट्टो दौर में हुई थी, भुट्टो साहब के दौर में हुई थी, उसके बाद से जो होने वाली सूरत हाल थी, उस पर इनकी गहरी नज़र थी। हमने उस पर इनसे बात की, कराची की सूरत हाल पर बात हुई, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन के हवाले से बात हुई, और गुफ्तगू आपके सामने है। आप इनकी गुफ्तगू से कितने मुत्तफ़िक हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कराची से अपने मेज़बान तलहा हाशमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।